नवरात्रि अब पास आ गई है और ऐसे में बहुत से लोग होते हैं जो कि 9 दिन व्रत करते हैं, तो उनके लिए हर रोज़ एक ही तरह का फलाहार करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इसीलिए आज मैं उन सब के लिए स्पेशली ये रेसिपी लेकर आई हूँ। वैसे तो जो 1 दिन भी करते हैं, वो भी इस रेसिपी को बनाकर खा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि जो 9 दिन करते हैं, सिर्फ़ उनके लिए ही ये रेसिपी है। लेकिन जो लोग 9 दिन का व्रत करते हैं ना, अगर वो इस रेसिपी को बनाकर खाते हैं, तो उनके लिए बहुत अच्छा होगा क्योंकि ये हेल्दी है, टेस्टी भी है और बनाने में भी आसान है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो चलिए अब रेसिपी शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ ले ली हूँ मोटे दाने का साबूदाना और इसको मैं अच्छे से धुल कर 2 घंटे पहले भिगो कर रख दी थी जिससे कि ये अच्छे से फूल जाए। अगर आप चाहें तो इसकी जगह छोटे वाला जो साबूदाना होता है ना, उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं होगा। तो देखिए 2 ढाई घंटे के बाद हमारा साबूदाना अच्छे से फूल गया है, तो अब हम क्या करेंगे ना कि इसको इस तरह से अपनी दोनों उँगली के बीच में रखेंगे और दबाकर देखेंगे कि ये अच्छे से फूला है कि नहीं। तो इसके बाद अब हमें क्या करना है कि इन साबूदानों को हम मसलेंगे, अपने फिंगर की मदद से इसे अच्छे से मसल लेंगे, जिससे कि इसके थोड़े-थोड़े दाने जो हैं वो टूट जाएँ और थोड़ा-सा ये स्टिकी हो जाए। क्योंकि इस रेसिपी को बनाने के लिए ना साबूदाना हमें थोड़ा चिपचिपा चाहिए, अगर ये चिपचिपा होगा तभी ये रेसिपी अच्छे से बनेगी, इसीलिए इसको मसलना ज़रूरी है। तो इसे हम मसल लेते हैं और उसके बाद मैं इसे साइड में रख लेती हूँ और अब मैं लूँगी ढेर सारे वेजिटेबल्स। तो देखिए ये जो सारी सब्जियाँ मैंने ली है ना, ये सारी सब्जियाँ हमारे यहाँ व्रत में खाई जाती है। अगर आपके यहाँ कुछ भी ऐसा है इसमें जो नहीं खाया जाता तो उसे स्किप कर दीजिए या फिर कुछ और ऐड करना चाहते हैं तो उसे भी ऐड कर सकते हैं। तो अब मैं ले रही हूँ ये कटर और सारे वेजिटेबल्स को मैं इसी में काटूँगी। तो सबसे पहले मैं इसमें पत्ता गोभी डालकर काट ले रही हूँ। इसमें बहुत आसानी से कट जाता है और बहुत बारीक कटता है और इस रेसिपी को बनाने के लिए हमें सारी सब्जियों को एकदम बारीक काटना है, मोटे बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए। और अगर आप चाहें तो इसे चाकू से भी काट सकते हैं, लेकिन बिल्कुल बारीक कटना चाहिए, इस बात का ज़रूर ध्यान रखिएगा। और या फिर आप इसे ग्राइंडर में ग्राइंड भी कर सकते हैं रोकते हुए, जिससे कि ये थोड़ा दरदरा पीसे इसका हमें पेस्ट नहीं बनाना है, इसे हमें इस तरह से काटना है। तो देखिए मेरा पत्ता गोभी यहाँ कट चुका है और ये बिल्कुल बारीक चॉप हुआ है। इसी तरह से हमें सारे सब्जियों को चॉप करना है। इस चॉपर का यही फ़ायदा होता है ना कि इसमें एकदम झटपट से कट जाती हैं सारी चीज़ें और बिल्कुल बारीक कटती है। अब इसके बाद ना मैंने इस चॉपर में एक-एक करके सारी सब्जियों को थोड़े बड़े टुकड़े में काट कर डाल दिया है और उसके बाद एक साथ ही इसे चॉप कर ली हूँ। देखिए ये कितने बारीक चॉप हुए हैं। इसी तरह से हमें सारी सब्जियों को चॉप करना है। इसमें बड़े टुकड़े एक भी नहीं है। अच्छा तो मैं सारा इसमें से निकाल ले रही हूँ और अब मैं ले रही हूँ पनीर। पनीर दूध की प्रोडक्ट है इसलिए हम इसे खा सकते हैं। तो अब मैं क्या कर रही हूँ ना इसे चाकू से आराम से धीरे-धीरे काट ले रही हूँ और एकदम छोटे-छोटे पीसेज़ में मैं काटी हूँ इसे। आप चाहें तो इसे ग्राइंड भी कर सकते हैं लेकिन मैं ग्राइंड नहीं कर रही हूँ। और अब सबसे पहले ना मैं इसे घी में फ्राई कर ली हूँ बिल्कुल थोड़ा-सा। आप चाहें तो फ्राई करें वरना इसे स्किप भी कर सकते हैं या फिर आप इसे तेल में भी फ्राई कर सकते हैं। और इसके बाद जो सारा घी बचा है ना उस घी में हम इन सारी सब्जियों को डाल देंगे और फिर इसे अच्छे से मिलाते हुए हाई फ्लेम पर हमें इसे भूनना है। हाई फ्लेम पर हमें इसलिए इसे भूनना है ताकि इसका क्रंचीपन खत्म ना हो और हम जो रेसिपी बनाने वाले हैं उस रेसिपी में इसका टेस्ट बरकरार रहे और साथ ही इसका सारा पानी भी जल जाए जिसकी वजह से हमें रेसिपी बनाने में दिक्कत ना हो। अगर हम इसे लो फ्लेम पर भूनेंगे तो इसका पानी तो सारा जल जाएगा लेकिन फिर ये सॉफ्ट हो जाएगा तो रेसिपी में वो टेस्ट नहीं आएगा। तो 3 से 4 मिनट तक इसे भूनने के बाद हमने जो पनीर फ्राई करके रखा था ना उस पनीर को हम इसमें डाल देंगे और उसके बाद इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। नमक डालते हुए दिखाना मैं भूल गई थी, तो अगर आप व्रत में खाने वाला नमक यूज़ करते हैं तो वो डाल लें और इसके अलावा अगर आपको कुछ स्पाइसेस डालने हैं तो वो भी डाल सकते हैं। मैंने इसमें सिर्फ नमक डाला था, स्पाइसेस कुछ भी नहीं डाले थे। 6-7 मिनट के अंदर ये अच्छे से भून जाएगा, फिर हम इसे अलग से थाली में निकाल लेंगे जिससे ये थोड़ा ठंडा हो जाए और ठंडा होने के बाद मैं इसमें डाल रही हूँ नींबू का रस। अगर आपको पसंद है तो डालिए वरना इसे स्किप कर सकते हैं। फिर इसे अच्छे से हम मिलाएंगे इसमें जिससे कि चारों तरफ इसमें मिल जाए ये नींबू का रस और उसके बाद हम रेसिपी बनाना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले हम अपनी हथेली पर थोड़ा तेल लगाएंगे और उसके बाद जो भिंगाया हुआ साबूदाने को हमने मसल लिया था उस साबूदाने से हमें इस तरह से लोई बनानी है और अब इस लोई को हम अपनी हथेली पर दूसरी हथेली पर रखेंगे और इसे इस तरह से फैला लेंगे। और अब इसके ऊपर हमने जो ये फिलिंग तैयार किया है उस फिलिंग को इस तरह से गोल बनाते हुए इसके ऊपर रख देंगे और फिर साबूदाने से हम इसको चारों तरफ अच्छे से पैक कर लेंगे जिससे कि ये फटे नहीं, खुले नहीं। और ये साबूदाने का रसगुल्ला बनकर तैयार हो गया है। तो इसी तरह से हम सारे रसगुल्ले बना लेंगे और उसके बाद हमें एक कढ़ाई में लेना है पानी और इसके ऊपर हम रखेंगे इस तरह की जाली और उसके बाद ये सारे लड्डू या रसगुल्ला आप जो भी बोले इस पर रख देंगे और उसके बाद 10 से 15 मिनट तक
हमें इसे स्टीम करना है। मैं ना आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ आप इस नवरात्रि में इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा, आपको भी बहुत पसंद आने वाला है और अगर आप इस रेसिपी को किसी और को भी बनाकर खिलाते हैं तो वो भी आपको बहुत आशीर्वाद देगा। तो देखिए 15 मिनट के बाद जब मैंने इसे हटाया तो ये कितने अच्छे से स्टीम हो गया है और ये कितना ट्रांसपेरेंट हो गया है। तो आप झटपट से इसे सर्व करते हैं और गरम-गरम इसे एंजॉय करते हैं। इसके साथ अगर आप चाहते हैं कोई चटनी वगैरह बनाना तो जब तक ये स्टीम हो रहा है तब तक आप चटनी बना सकते हैं धनिया पत्ती पुदीने की। साथ ही अगर आपको मेरी व्रत के लिए ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा।